साथियों नमस्कार। आल्हा उदल के वीर गाथा के इस सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें कहानी चल रही है चेतकगढ़ की लड़ाई उर्फ खुनखुन कोरी के विवाह की कहानी। जिसमें अब तक आपने जाना कि खुनखुन कोरी और मदन गडेरिया को जादू के बल पर बकरा बनाकर चेतकगढ़ में कैद कर दिया गया था और यह समाचार राजा हरि सिंह को सुनाने के लिए उनका पुत्र कालिंदी पाल उनके पास गया। यहाँ तक की कहानी आपने पिछले भाग में जाना। अब कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। साथियों, जब राजकुमार कालिंदी पाल ने जादू की भस्म का प्रयोग किया तो वीर मदन गडेरिया भी उसी प्रकार बकरे के रूप में बदल चुका था जैसे पहले खुनखुन कोरी को बदल दिया गया था। सैनिकों ने उस बकरे को पकड़कर महल के भीतर उसी स्थान पर बांध दिया जहां पहले से खुनखुन कोरी बकरे के रूप में बंधा हुआ था। कुछ क्षणों के लिए वहां अजीब सा दृश्य बन गया था। दो साधारण से दिखने वाले बकरे खूंटे से बंधे खड़े थे, परंतु उन दोनों के भीतर छिपे थे कन्नौज के दो वीर योद्धा। मदन गडेरिया जब वहां लाया गया तो उसने सामने खड़े दूसरे बकरे की ओर देखा। उसकी आंखों में जैसे एक पहचान की झलक थी। उधर खुनखुन कोरी भी उसे ध्यान से देख रहा था। कुछ ही क्षणों में दोनों समझ गए कि वे दोनों ही एक ही भाग्य के शिकार हो चुके हैं। दोनों को जादू की शक्ति से बकरा बना दिया गया है, पर वे दोनों कुछ कह नहीं सकते थे, बस चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। उधर राजकुमार कालिंदी पाल अपने सैनिकों के साथ सीधे राजमहल की ओर बढ़ा। वह गर्व और संतोष से भरा हुआ था क्योंकि उसने कन्नौज के एक और वीर को पकड़ लिया था। कुछ ही देर में वह राजा हरिपाल के दरबार में पहुंचा। दरबार सजा हुआ था। राजा हरिपाल अपने सिंहासन पर विराजमान थे और चारों ओर दरबारी तथा सैनिक खड़े थे। कालिंदी पाल ने आगे बढ़कर प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार कन्नौज के उस जासूस को पकड़ लिया गया है। वह कोई साधारण सफेरा नहीं था, वह कन्नौज का वीर मदन गडेरिया निकला। राजा हरिपाल की भौहें तन गई। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, क्या कहा, मदन गडेरिया? कालिंदी पाल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी महाराज, वह सपेरे का वेश बनाकर हमारे राज्य में घूम रहा था, पर जब वह हमारे सैनिकों से भिड़ गया तब मुझे समझ आ गया कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए मैंने जादू की भस्म का प्रयोग किया और अब वह भी बकरे के रूप में बदल चुका है। यह सुनकर राजा हरिपाल के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। उन्होंने गर्व से कहा, अच्छा किया कालिंदी पाल, कन्नौज के ये वीर बहुत साहसी होते हैं। अगर इन्हें समय रहते न रोका जाए तो ये किसी भी किले की नींव हिला सकते हैं। फिर राजा कुछ क्षण सोचकर बोले, पहले ही खुनखुन कोरी हमारे पास कैद है और अब मदन गडेरिया भी। इसका अर्थ है कि कन्नौज के दो बड़े वीर हमारे कब्जे में हैं। कालिंदी पाल ने गर्व से कहा, महाराज, अब कन्नौज की सेना कुछ नहीं कर पाएगी। तभी राजा हरिपाल हल्के से मुस्कुराए और बोले, इतनी जल्दी निष्कर्ष मत निकाला करो पुत्र। कन्नौज के वीर आसानी से हार मानने वाले नहीं होते। संभव है कि जल्द ही कोई और चाल चले। फिर उन्होंने आदेश देते हुए कहा, जाओ, दोनों बकरों को यहाँ महल के आंगन में ले आओ। मैं स्वयं देखना चाहता हूँ उन वीरों को जो कभी कन्नौज की सेना के गर्व हुआ करते थे और आज चेतकगढ़ के कैदी हैं। राजा की आज्ञा मिलते ही कालिंदी पाल ने सैनिकों को आदेश दिया। कुछ ही देर में सैनिक उन दोनों बकरों खुनखुन कोरी और मदन गडेरिया को पकड़कर महल के विशाल आंगन में ले आए। महल के बीचों बीच पत्थरों से बना एक चौड़ा आंगन था। चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें और झरोखे थे जहां से सैनिक और दास दासियां इस दृश्य को देखने लगे। दोनों बकरों को आंगन के बीच खूंटे से बांध दिया गया। अब महल के विशाल आंगन में दोनों बकरे, जो वास्तव में कन्नौज के वीर खुनखुन कोरी और मदन गडेरिया थे, खूंटे से बंधे खड़े थे। चारों ओर सैनिक, दास दासियां और दरबारी उत्सुकता से यह दृश्य देख रहे थे। उसी समय राजा हरिपाल अपने सिंहासन से उठे और धीरे धीरे आंगन के बीच आकर दोनों बकरों के पास खड़े हो गए। उन्होंने पहले एक बकरे को ध्यान से देखा, फिर दूसरे को, और कुछ क्षण तक वे चुपचाप उन्हें देखते रहे। तभी अचानक ही उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई, मानो उनके मन में कोई नया विचार जन्म ले चुका हो। राजा ने हंसते हुए कहा, तो ये है कन्नौज के बड़े वीर, जिनकी बहादुरी की कहानियां दूर दूर तक सुनाई जाती है। फिर उन्होंने हल्के व्यंग से दोनों बकरों की ओर इशारा करते हुए कहा,
आज देखता हूं इन दोनों में से किसमें ज्यादा ताकत है। राजा के इस आवाज पर दरबारियों ने आश्चर्य से राजा की ओर देखा। तब राजा हरिपाल ने ऊंचे स्वर में आदेश दिया, सैनिकों, आज इन दोनों बकरों के बीच प्रतियोगिता कराई जाएगी। देखते हैं कौन सा बकरा अधिक बलवान है। राजा की यह बात सुनते ही आंगन में खड़े सैनिकों और दरबारियों में हलचल मच गई। कई लोग उत्सुकता से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राजकुमार कालिंदी पाल भी आगे बढ़कर बोले, महाराज, क्या सचमुच इन दोनों के बीच टक्कर कराई जाएगी? राजा हरिपाल मुस्कुराए और बोले, हाँ पुत्र, क्यों नहीं। कभी ये दोनों बड़े बड़े योद्धा थे। आज देखेंगे कि बकरे के रूप में इनमें से किसमें अधिक बल है। और फिर उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, दोनों को खूंटे से खोलो और आंगन के बीच लाकर आमने सामने खड़ा करो। राजा का आदेश मिलते ही सैनिक तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने दोनों बकरों को खूंटे से खोल दिया और धीरे धीरे आंगन के बीच लाकर आमने सामने खड़ा कर दिया। अब पूरा आंगन जैसे एक अखाड़ा बन चुका था। चारों ओर सैनिकों की कतारें लग गई थी और ऊपर झरोखों से भी लोग यह दृश्य देखने लगे थे। राजा हरिपाल अपने स्थान पर खड़े मुस्कुरा रहे थे, मानो उन्हें किसी मनोरंजन की प्रतीक्षा हो। पर उन दोनों बकरों की आंखों में एक अलग ही चमक थी, क्योंकि उनके भीतर अभी भी दो वीर योद्धाओं की आत्मा जीवित थी। और अब महल के आंगन में एक विचित्र प्रतियोगिता होने वाली थी, जिन्हें देखकर हर कोई आश्चर्यचकित होने वाला था। इधर महल के भीतर यह विचित्र प्रतियोगिता की तैयारी चल रही थी, तो उधर महल के एक शांत कक्ष में राजकुमारी रचना को भी इस समाचार का पता चल चुका था। एक दासी घबराई हुई राजकुमारी के पास आई और हाथ जोड़कर बोली, राजकुमारी जी, अभी अभी महाराज ने आदेश दिया है कि महल के आंगन में दोनों बकरों की टक्कर कराई जाएगी। यह सुनते ही राजकुमारी रचना चौंक उठी। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या कहा तुमने? दोनों बकरों की टक्कर? दासी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी राजकुमारी, महाराज स्वयं आंगन में खड़े हैं। सैनिकों ने दोनों बकरों को खोलकर आमने सामने खड़ा भी कर दिया है। इतना सुनते ही राजकुमारी रचना का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि ये दोनों साधारण बकरे नहीं हैं। उनमें से एक वीर खुनखुन कोरी है और दूसरा मदन गड़ेरिया। अब उनके मन में चिंता उमड़ने लगी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हे भगवान, पिताश्री को यह खेल क्यों सूझा? वे नहीं जानते कि ये दोनों साधारण पशु नहीं, बल्कि दो वीर योद्धा हैं। और कुछ क्षण तक राजकुमारी वहीं खड़ी सोचती रही। फिर अचानक उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मुझे स्वयं वहां जाना होगा। यह कहकर राजकुमारी रचना तुरंत महल के आंगन की ओर चल पड़ी। जब वह आंगन के पास पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर ठिठक गई। पूरा आंगन लोगों से भरा हुआ था। सैनिक, दरबारी और दास दासियां चारों ओर खड़े थे। बीच में दोनों बकरे आमने सामने खड़े थे। राजा हरिपाल ऊंचे आसन पर खड़े मुस्कुरा रहे थे, मानो उन्हें किसी तमाशे की प्रतीक्षा हो। परंतु यह दृश्य देखकर राजकुमारी रचना का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उनकी निगाह तुरंत उन दोनों बकरों पर जा टिकी। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वह खुनखुन कोरी को ध्यान से देखने लगी। तब उन्हें याद आया वह क्षण जब उन्होंने पहली बार मंदिर में उस वीर को देखा था। उसकी निर्भीक आंखें, उसका साहस और उसकी मुस्कान। आज वही वीर उनके सामने था, पर एक असहाय बकरे के रूप में। राजकुमारी के मन में दर्द की एक लहर उठी। उन्होंने धीरे से बुदबुदाया कि काश मैं कुछ कर पाती, काश इस जादू को तोड़ पाती। उधर आंगन में सैनिक दोनों बकरों को और पास ला रहे थे, जिसे देख राजकुमारी की आंखों में गहरी चिंता झलक उठी, क्योंकि वह जानती थी कि इन दोनों बकरों के भीतर छिपे हैं दो ऐसे वीर योद्धा जिनकी किस्मत अब एक अजीब खेल का हिस्सा बनने जा रही थी। इस समय राजमहल के विशाल आंगन में एक अनोखा दृश्य था। दरबारी, सैनिक, दास दासियां और झरोखों से झांकती रानियां, सबकी निगाहें उसी ओर टिकी थी। हर किसी के मन में उत्सुकता थी कि आखिर इन दोनों बकरों की टक्कर में कौन विजयी होगा। तभी महाराज हरिपाल अपने स्थान से आगे बढ़े और ऊंची आवाज में बोले, सुनो सब लोग, आज इन दोनों बकरों के बीच प्रतियोगिता होगी। जो बकरा इस मुकाबले में जीत दर्ज करेगा, उसे इस महल में अधिक समय तक जीवित रहने दिया जाएगा। राजा की यह घोषणा सुनते ही आंगन में खड़े लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। सबकी निगाहें अब उन दोनों बकरों पर टिक गई थी। फिर राजा हरिपाल ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और जोर से आदेश दिया, सैनिकों, इन दोनों बकरों के गले से रस्सी खोल दो।
आदेश मिलते ही सैनिक तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने सावधानी से दोनों बकरों के गले में बंधी रस्सियां खोल दी। जैसे ही बंधन खुला, दोनों बकरों ने एक दूसरे की ओर तेज नजरों से देखा और अगले ही क्षण दोनों एक साथ जोर से छलांग लगाकर एक दूसरे पर टूट पड़े और धड़ाम की आवाज के साथ उनके सींग आपस में इतनी जोर से टकराए कि आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। यह दृश्य देखते ही महल के आंगन में खड़े लोग जोश से भर उठे। चारों ओर से तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। कोई चिल्ला रहा था, वाह क्या टक्कर है, तो कोई उत्साह से कह रहा था, देखो देखो। तभी दोनों फिर से भिड़ गए और दोनों बकरे बार बार पीछे हटते, फिर दौड़कर पूरी ताकत से एक दूसरे पर प्रहार करते। उनकी सींगों की टक्कर से आंगन में ठक ठक की आवाज गूंज रही थी, पर किसी को यह नहीं पता था कि यह केवल बकरों की लड़ाई नहीं थी। यह दो वीर योद्धाओं की सम्मान और साहस की टक्कर थी, जो जादू के बंधन में बंधे होने के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं थे। महल के विशाल आंगन में अब दोनों बकरों के बीच भीषण टक्कर शुरू हो चुकी थी। जब भी दोनों अपने अपने सींग पीछे खींचकर पूरी ताकत से एक दूसरे पर वार करते, तो उनके सिर की टक्कर से ऐसी भयानक धड़ाम की आवाज गूंजती कि मानो पूरे महल की दीवारें हिल उठती हो। दरबारियों और सैनिकों की आंखें आश्चर्य से फैल गई थी, क्योंकि इतनी जोरदार टक्कर उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। दोनों बकरे बार बार पीछे हटते, फिर जमीन पर अपने खूर पटकते और अचानक पूरी ताकत से दौड़कर एक दूसरे से भिड़ जाते। सींगों की टक्कर की आवाज से आंगन गूंज उठा था। यह संघर्ष काफी देर तक चलता रहा। दोनों बकरे बिना थके लगातार लड़ते रहे, क्योंकि उनके भीतर छिपे थे दो पराक्रमी योद्धा जो पीछे हटना नहीं जानते थे। महल के लोग अब हैरान होने लगे थे कि आखिरकार ये दोनों बकरे इतनी देर तक इतनी भीषण लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं। लेकिन समय बीतने के साथ साथ लगातार लड़ते लड़ते अब दोनों बकरों की हालत खराब होने लगी थी। उनकी सांसें तेज हो गई थी, शरीर पसीने से भीग चुका था और कई बार टक्कर लगने से उनके माथे से हल्का हल्का खून भी निकलने लगा था। फिर भी दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। वे बार बार लड़खड़ाते और फिर खुद को संभालते और एक बार फिर पूरी ताकत से एक दूसरे पर टूट पड़ते। अब पूरा महल स्तब्ध होकर यह अद्भुत संघर्ष देख रहा था, जहां दो साधारण बकरों के रूप में दो महान वीरों का अडिग साहस और जिद्द दिखाई दे रही थी। उधर महल के आंगन में दोनों बकरों की भयंकर टक्कर जारी थी और इधर जनाना महल की खिड़की से राजकुमारी रचना यह दृश्य देख रही थी। लगातार हो रही भीषण भिड़ंत से अब दोनों बकरों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कभी वे लड़खड़ा जाते, कभी सांस संभालने के लिए कुछ पल रुकते, लेकिन फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। यह दृश्य देखकर राजकुमारी रचना का हृदय बेचैन हो उठा। उनके चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि हे भगवान, यह कैसी निर्दयी प्रतियोगिता है। अगर यह लड़ाई यूं ही चलती रही तो दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। राजकुमारी चाहती थी कि यह लड़ाई तुरंत रोक दी जाए, परंतु समस्या यह थी कि यह सब स्वयं राजा हरिपाल के आदेश से हो रहा था। राजा के सामने जाकर कुछ कहने का साहस वह नहीं जुटा पा रही थी। इसलिए वह विवश होकर जनाना खिड़की से ही यह सब दृश्य देखती रही। उनकी आंखें बार बार उन दोनों बकरों पर टिक जाती, जो अब थककर लगभग लचर हो चुके थे, फिर भी एक दूसरे से टकरा रहे थे। राजकुमारी रचना को अब केवल उनकी टक्कर की आवाज से ही अंदाजा हो रहा था कि दोनों बकरों की हालत कितनी गंभीर हो चुकी है। हर टक्कर के साथ उनका दिल जैसे कांप उठता था, पर मन ही मन वह प्रार्थना करने लगी कि काश यह लड़ाई किसी तरह रुक जाए और इन दोनों की जान बच जाए। काफी देर तक दोनों बकरों के बीच यह भीषण संघर्ष चलता रहा। बार बार उनके सींगों की टक्कर से महल का आंगन गूंज उठता था और हर टक्कर के साथ दर्शकों की तालियां और शोर भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब लंबे समय तक लड़ते लड़ते दोनों बकरे पूरी तरह थक चुके थे। उनकी सांसें तेज चल रही थी और शरीर लड़खड़ाने लगा था। तभी महाराज हरिपाल ने गंभीर नजरों से दोनों की ओर देखा। उन्हें समझ आ गया कि अगर यह युद्ध और देर तक चला तो दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। फिर राजा ने तुरंत अपना हाथ ऊपर उठाकर सैनिकों की ओर संकेत किया और ऊंची आवाज में कहा, बस अब यह युद्ध यहीं समाप्त किया जाए। राजा का आदेश मिलते ही महल के आंगन में खड़े सैनिक तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने सावधानी से दोनों बकरों को अलग किया और पकड़ लिया, क्योंकि थकान के बावजूद वे अभी भी एक दूसरे पर झपटने की कोशिश कर रहे थे।
इसके बाद सैनिक उन्हें खींचकर वापस उसी स्थान पर ले गए जहां पहले उन्हें बांधा गया था। कुछ ही क्षणों में दोनों बकरों को फिर से खूंटे से मजबूती से बांध दिया गया। आंगन में खड़े लोग अब भी इस अजीब प्रतियोगिता की चर्चा कर रहे थे। कई लोग कह रहे थे कि ऐसी टक्कर तो हमने आज तक नहीं देखी, और उधर जनाना खिड़की से यह सब देख रही राजकुमारी रचना ने राहत की सांस ली, क्योंकि कम से कम अभी के लिए यह भयानक लड़ाई रुक चुकी थी और दोनों बकरों को फिर से खूंटे से बांध दिया गया था। लंबे और भीषण संघर्ष के बाद उनकी हालत अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। जनाना महल की खिड़की से यह दृश्य देखकर राजकुमारी रचना का हृदय दुख से भर उठा। उनकी आंखों में करुणा और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, अगर ये दोनों वीर इसी तरह बकरों के रूप में यहाँ कुछ दिन और रहे तो निश्चित ही इनकी मृत्यु हो जाएगी। राजकुमारी अच्छी तरह जानती थी कि इन दोनों में से एक वीर खुनखुन कोरी है, जिसके प्रति उसके मन में गहरा सम्मान और स्नेह था। उसका हृदय अब यह अन्याय सहन नहीं कर पा रहा था। कुछ देर तक वह गंभीर होकर सोचती रही। फिर उनके मन में एक साहसिक विचार का जन्म हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि नहीं, मैं खामोश नहीं रहूंगी। इन दोनों वीरों को बचाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। राजकुमारी ने मन ही मन एक बड़ा निर्णय ले लिया। उन्होंने ठान लिया कि वह किसी विश्वसनीय व्यक्ति के माध्यम से इन दोनों की सच्ची स्थिति का समाचार आल्हा और उदल तक अवश्य पहुंचाएंगी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर यह खबर कन्नौज के वीरों तक पहुंच गई तो वे निश्चित ही चेतकगढ़ आकर अपने साथियों को इस जादुई कैद से मुक्त करा लेंगे। अब राजकुमारी रचना के मन में एक ही संकल्प था, वह था कि किसी भी तरह यह संदेश आल्हा उदल तक पहुंचाना। राजकुमारी रचना का हृदय चिंता और पीड़ा से भर चुका था। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब चुप रहना उचित नहीं है। उन्होंने तुरंत अपने कक्ष में जाकर एक कागज और कलम उठाई और दीपक की मध्यम रोशनी में बैठकर आल्हा उदल के नाम एक पत्र लिखने लगी। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्हीं आंसुओं के साथ उन्होंने कांपते हाथों से पत्र लिखना शुरू किया। महावीर आल्हा और पराक्रमी उदल के चरणों में प्रणाम। मैं चेतकगढ़ की राजकुमारी रचना यह पत्र अत्यंत दुख और व्यथा के साथ लिख रही हूँ। आप मुझे नहीं जानते, परंतु मैं आपको भली भांति जानती हूँ। आपकी वीरता और धर्म की रक्षा की कथाएं दूर दूर तक सुनी जाती हैं। आज मैं एक ऐसी पीड़ा में हूँ जिसे शब्दों में कहना कठिन है। आपके वीर साथी खुनखुन कोरी और मदन गडरिया इस समय चेतकगढ़ के महल में कैद हैं। राजकुमार कालिंदी पाल ने अपनी जादुई भस्म के प्रभाव से इन दोनों को बकरों के रूप में बदल दिया है और महल के आंगन में खूंटे से बांध दिया है। मैंने अपनी आंखों से उनकी दशा देखी है। आज महल के आंगन में दोनों को आपस में भिड़ाया गया। लंबे समय तक वे दोनों बकरों के रूप में लड़ते रहे। उनकी टक्कर से महल गूंज उठा, परंतु उनके शरीर थकान और पीड़ा से टूट चुके हैं। यह सब देखकर मेरा हृदय रो रहा है। हे महावीरों, मैं अब एक और बात स्वीकार करना चाहती हूँ जो अब तक मेरे हृदय में छिपी थी। आपके वीर साथी खुनखुन कोरी के प्रति मेरे मन में गहरा प्रेम और सम्मान जन्म ले चुका है। उनकी वीरता, साहस और स्वाभिमान ने मेरे हृदय को बांध लिया है। आज जब मैंने उन्हें इस दयनीय अवस्था में देखा तो मेरे हृदय की पीड़ा असहनीय हो गई। इसलिए हे महावीर, यदि उन्हें कोई हानि पहुंची या मैं उन्हें मुक्त न करा सकी तो मैं भी अपने इस जीवन को व्यर्थ समझूंगी। और आज मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि यदि मुझे खुनखुन कोरी का साथ प्राप्त नहीं हुआ तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। इसलिए मैं आप दोनों महावीरों से विनती करती हूँ कि कृपया शीघ्र चेतकगढ़ पधारें और अपने दोनों वीर साथियों को इस जादू की कैद से मुक्त कराएं। आपके आने की आशा ही अब मेरे और उन दोनों वीरों के प्राणों की रक्षा कर सकती है। मैं यह पत्र अत्यंत गोपनीय रूप से आपको भिजवा रही हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह पत्र आपके हाथों तक अवश्य पहुंचे। आपकी प्रतीक्षारत दुखी और व्याकुल राजकुमारी रचना, चेतकगढ़ महल। पत्र लिखते लिखते राजकुमारी रचना की आंखों से आंसू टपक पड़े, पर अब उनका मन हल्का हो चुका था, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय की सारी पीड़ा उस पत्र में उकेर दी थी। पत्र लिखने के बाद राजकुमारी रचना कुछ देर तक गहरी सोच में बैठी रही। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि यह पत्र सुरक्षित रूप से आल्हा और उदल तक कैसे पहुंचे। कुछ क्षण विचार करने के बाद उन्होंने अपने एक विश्वस्त सैनिक को बुलाने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में वह सैनिक उनके कक्ष में उपस्थित हुआ और झुककर बोला, आज्ञा दे राजकुमारी।
तब सबसे पहले राजकुमारी ने चारों ओर सावधानी से देखा, फिर धीरे से वह पत्र उठाया और सैनिक के हाथों में देते हुए बोली, सुनो, यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। यह पत्र किसी भी प्रकार घाघरा नदी के तट पर डेरा डाले हुए कन्नौज की सेना के सेनापति आल्हा और उदल तक पहुंचना चाहिए। और फिर उन्होंने गंभीर स्वर में आगे कहा, ध्यान रखना कि यह कार्य तुम्हें आज ही और आज रात के भीतर ही पूरा करना होगा, और वो भी अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए। फिर राजकुमारी कुछ क्षण रुकी और फिर धीरे से बोली, और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, यह बात बिल्कुल गुप्त रहनी चाहिए। यदि इस पत्र के बारे में महाराज को पता चल गया तो समझ लो हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, शायद हमारे प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। राजकुमारी की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, परंतु सैनिक ने दोनों हाथ जोड़कर गंभीरता से उत्तर दिया, राजकुमारी जी, आप निश्चिंत रहें। आपने मुझे जो आदेश दिया है मैं उसे हर हाल में पूरा करूंगा। यह पत्र आज ही सुरक्षित रूप से आल्हा और उदल के हाथों तक पहुंच जाएगा। सैनिक की बात सुनकर राजकुमारी ने हल्के स्वर में कहा, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, जाओ और सावधान रहना। सैनिक ने झुककर प्रणाम किया और फिर उसने पत्र को सावधानी से अपने वस्त्रों के भीतर छिपा लिया और बिना किसी को बताए चुपचाप महल से बाहर निकल पड़ा। अब वह अंधेरी रात में घाघरा नदी के तट की ओर बढ़ रहा था, जहां कन्नौज की सेना डेरा डाले हुए थी। राजकुमारी रचना के विश्वस्त सैनिक ने उनसे किया हुआ वचन पूरी तरह निष्ठा से निभाया। वह रात भर अंधेरे रास्तों, जंगलों और कंटीली पगडंडियों को पार करता हुआ अपने अथक प्रयास से आगे बढ़ता रहा। घाघरा नदी की ठंड हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, पर उसके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और अंततः सुबह की पहली किरण के साथ वह घाघरा नदी के तट पर डेरा डाले कन्नौज की सेना के शिविर तक पहुंच गया। जैसे ही वह शिविर के निकट पहुंचा, कन्नौज के चौकन्ने सैनिकों ने तुरंत उसे घेर लिया। एक सैनिक ने तलवार तानते हुए पूछा, कौन हो तुम, और इस समय कन्नौज की सेना के शिविर में आने का कारण क्या है? राजकुमारी का सैनिक हाथ जोड़कर बोला, मैं चेतकगढ़ से आया हूँ। मुझे महावीर आल्हा से अत्यंत आवश्यक कार्य से मिलना है। मेरे पास उनके लिए एक गोपनीय पत्र है। यह सुनते ही सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा। मामला गंभीर जान पड़ा। तुरंत सूचना भीतर पहुंचाई गई और कुछ ही क्षणों में उसे आल्हा के तंबू में ले जाया गया। तंबू के भीतर वीर आल्हा गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनके साथ कुछ प्रमुख योद्धा भी उपस्थित थे। सैनिक ने भीतर प्रवेश करते ही झुककर प्रणाम किया और दोनों हाथों से वह पत्र आगे बढ़ाते हुए बोला, महावीर, यह पत्र चेतकगढ़ की राजकुमारी रचना ने आपके लिए भेजा है। आल्हा ने तुरंत पत्र अपने हाथ में लिया। उन्होंने पत्र खोला और ध्यानपूर्वक पढ़ने लगे। जैसे जैसे उनकी आंखें पंक्तियों पर दौड़ती गई, उनके चेहरे का भाव बदलता गया। कुछ ही क्षणों में उनका मुख क्रोध से लाल हो गया। उनकी आंखों में मानो ज्वालामुखी भड़क उठा हो। उन्होंने पत्र को मुट्ठी में भींच लिया और दहाड़ते हुए बोले, दुष्ट हरिपाल, उसने हमारे वीरों को बकरा बनाकर अपमानित किया है और महल के आंगन में उन्हें आपस में लड़वाया भी है। तंबू के भीतर उपस्थित सभी वीरों की आंखों में भी क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। आल्हा कुछ क्षण तक मौन रहे, फिर उन्होंने स्वयं को संयत किया और उस सैनिक की ओर देखकर दृढ़ स्वर में कहा, सैनिक, अब तुम तुरंत लौट जाओ। फिर उन्होंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, राजकुमारी रचना से कहना कि उन्होंने यह पत्र भेजकर अपना कर्तव्य पूरा किया है। अब वह तनिक भी चिंता न करे। कन्नौज की सेना बहुत जल्द चेतकगढ़ पहुंचेगी। हम न केवल मदन गडरिया और खुनखुन कोरी को इस जादुई बंधन से मुक्त कराएंगे, बल्कि खुनखुन कोरी का विवाह भी राजकुमारी रचना के साथ करवाएंगे। यह केवल संदेश नहीं, आल्हा का वचन है। यह शब्द सुनते ही सैनिक के चेहरे पर राहत और विश्वास की चमक आ गई। उसने तुरंत झुककर कहा, महावीर, आपका संदेश मैं अक्षरशः राजकुमारी तक पहुंचा दूंगा। आल्हा ने सिर हिलाकर उसे जाने का संकेत दिया। सैनिक ने प्रणाम किया, फिर बिना एक क्षण गवाए तंबू से बाहर निकला और वापस चेतकगढ़ की ओर चल पड़ा। इधर वीर आल्हा का क्रोध अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। राजकुमारी रचना का पत्र पढ़ने के बाद उनके हृदय में केवल एक ही संकल्प जल रहा था, चेतकगढ़ पर चढ़ाई। उनकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। उन्होंने सभा के बीच खड़े होकर अपनी तलवार की मूठ कस ली और गरज कर कहा, अब और प्रतीक्षा नहीं, आज ही अभी इसी क्षण कन्नौज की सेना चेतकगढ़ पर चढ़ाई की तैयारी करेगी। हरिपाल ने हमारे वीरों का अपमान किया है, अब उसका उत्तर केवल युद्ध देगा। आल्हा की यह वाणी सुनते ही सभा में उपस्थित सभी वीरों के रक्त में उबाल आ गया।
उदल, लाखन राणा, मलखान, ढेवा, इंदल सबके चेहरे पर युद्ध की चमक साफ दिखाई देने लगी। चारों ओर से आवाजें उठी, युद्ध युद्ध, और चेतकगढ़ पर चढ़ाई की। तभी सभा के एक कोने में शांत मुद्रा में बैठे चाचा सैयद धीरे धीरे उठे। उनका चेहरा गंभीर था और आंखों में अनुभव की गहराई झलक रही थी। उन्होंने हाथ उठाकर सबको शांत होने का संकेत दिया और गहरी आवाज में बोले, आल्हा। उनकी आवाज सुनते ही पूरा तंबू शांत हो गया। सबकी निगाहें अब चाचा सैयद की ओर उठ गई। उन्होंने दृढ़ और समझदारी भरे स्वर में कहा, वीरता अच्छी बात है, परंतु पूरी तैयारी के बिना रणभूमि में उतरना कभी उचित नहीं होता। हरिपाल केवल बलवान राजा नहीं है, उसके पास जादुई शक्ति भी है। उसी जादू के बल पर उसने खुनखुन कोरी और मदन गरड़िया जैसे महावीरों को बकरों के रूप में बदल दिया है। यदि हम बिना उपाय जाने सीधे चेतकगढ़ पहुंच गए तो संभव है कि हमारी सेना का भी वही हाल कर दिया जाएगा। चाचा सैयद की बात सुनकर सभा में गहरा मौन छा गया। जोश में भरे वीर भी अब गंभीर हो गए। आल्हा कुछ क्षण तक चाचा सैयद को देखते रहे। फिर उन्होंने धीमे किंतु गंभीर स्वर में पूछा, चाचा, तो फिर बताइए इस संकट का उपाय क्या है? तब चाचा सैयद ने एक लंबी सांस ली और फिर धीरे से बोले, इस समय हमें तलवार से पहले जादू का तोड़ चाहिए, और इस धरती पर यदि कोई हमारी इस कठिन घड़ी में हरिपाल की जादुई शक्ति का सामना करने में मदद कर सकती है तो वह है बंगाल की महान जादूगरनी सुगिया। यह नाम सुनते ही सभा में हलचल मच गई। कई वीर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उदल ने आश्चर्य से पूछा, सुगिया जादूगरनी? चाचा सैयद ने सिर हिलाया और बोले, हाँ उदल, वही सुगिया जादूगरनी जिसने तुम्हारा यानी उदल का हरण किया था और फिर तुमसे उसका विवाह भी हुआ था। हो सकता है कि तुमने उसे भुला दिया है, पर वह कोई साधारण स्त्री नहीं है। वह तंत्र मंत्र, भस्म, मायावी जाल और जादुई बंधनों का भेद जानती है। जादूगरी के दुनिया में कहा जाता है कि उसके सामने बड़े बड़े तांत्रिक भी कांप उठते हैं। अगर कोई हरिपाल की जादुई शक्ति का तोड़ बता सकता है तो वही बता सकती है। अब आल्हा की आंखों में आशा की चमक उभरी। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर पूछा, तो फिर देर किस बात की चाचा, उपाय बताइए। चाचा सैयद ने उदल की ओर देखते हुए कहा, उपाय एक ही है, उदल को तुरंत बंगाल भेजा जाए। वह स्वयं जाकर सुगिया जादूगरनी को बुला कर लाए। उसे हमारी दशा बताई जाए कि कन्नौज के 2 वीर जादू से बंधे पड़े हैं और अब रणभूमि में उतरने से पहले हमें उसके ज्ञान और सहायता की आवश्यकता है। यह सुनते ही उदल तुरंत अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में उत्साह और संकल्प चमक उठा और साथ ही एक बार फिर सुगिया से मिलन की आस ने उदल के मन में तूफान ला दिया था। उसने छाती तान कर कहा, भैया, यदि यही उपाय है तो मैं अभी इसी क्षण बंगाल के लिए प्रस्थान करता हूँ। चाहे जंगल हो, पहाड़ हो, नदियां हो या शत्रु, मैं हर बाधा पार करके सुगिया जादूगरनी को यहाँ लेकर आऊंगा। आल्हा ने उदल की ओर कुछ क्षण देखा, फिर उनके चेहरे पर संतोष और गर्व की रेखा उभर आई। उन्होंने आगे बढ़कर उदल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, उदल, आज यह कार्य तलवार से भी बड़ा है। तुम्हें केवल जाना ही नहीं है, बल्कि कन्नौज की आशा बनकर जाना है। जाओ और सुगिया को लेकर ही लौटना। उदल ने झुककर प्रणाम किया और बोले, यह उदल का प्रण है भैया, जब तक सुगिया जादूगरनी को साथ न ले आऊं तब तक मैं वापस इस शिविर में कदम नहीं रखूंगा। तभी चाचा सैयद ने गंभीर स्वर में अंतिम बात कही, ध्यान रहे, सुगिया जादूगरनी किसी राजा की दासी नहीं कि वे बुलावे पर तुरंत चली आए। वह तुम्हारी पत्नी अवश्य है, परंतु फिर भी तुम्हें उसे मनाना होगा, उसे हमारी पीड़ा बतानी होगी। चाचा सैयद की बात सुनकर सभा फिर गंभीर हो गई, लेकिन उदल के चेहरे पर जरा भी भय नहीं था, बल्कि उसके मन में सुगिया से मिलने की खुशी और एक हार को जीत में बदलने की आस थी। साथियों, अब आगे क्या होगा? क्या जादूगरनी सुगिया आल्हा और उदल की मदद करने आएगी? क्या उदल अपनी पत्नी सुगिया से मिल पाएगा? क्या होगा आगे? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।